नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास की एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना पर बात करेंगे जो किसी ब्लॉकबस्टर कहानी से कम नहीं। आइए एक ऐसी कमर्शियल एंटरप्राइज की कहानी में उतरते हैं जिसने धीरे धीरे एक पूरे देश और शक्तिशाली साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ किसी बिजनेस के आगे बढ़ने की कहानी नहीं है, ये है दी अल्टीमेट कॉर्पोरेट टेकओवर की कहानी। तो चलिए शुरू से इस पूरे माजरे को समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे कथन से करते हैं जो सीधे मुद्दे पर आता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसी कंपनी जो आई तो थी सिर्फ ट्रेड करने, लेकिन उसके पास जमीन हड़पने और युद्ध छेड़ने की अजीबोगरीब ताकत थी। इन ऐतिहासिक घटनाओं को अगर हम एक रोग कॉर्पोरेट टेकओवर के नजरिए से देखें तो पूरा इतिहास एकदम नए ढंग से समझ आने लगता है। हमारा पहला पड़ाव है द अल्टीमेट रोग कॉर्पोरेशन। आइए देखते हैं कि इतिहास की ये बेहद खास कंपनी आज के किसी भी बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट से कितनी अलग थी और एक बिल्कुल ही नए लेवल पर कैसे ऑपरेट करती थी। इसको समझने के लिए आज की मैसिव टेक मोनोपोलीज को ही देख लीजिए, जैसे एप्पल या गूगल। ये कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, क्या इनके पास अपनी कोई आर्मी है? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ 1670 की ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली ताकतों को देखिए। उनके पास अपने खुद के सिक्के ढालने, अपनी प्राइवेट आर्मी मेंटेन करने और यहां तक कि खुद युद्ध की घोषणा करने का अधिकार था। एक ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसका अपना इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम था। ये सच में इंपीरियलिज्म का एक खतरनाक एजेंट बन चुकी थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि शुरुआत में ये वेंचर कितना छोटा था। 1600 में सिर्फ 125 शेयर होल्डर्स और 70,000 पाउंड्स के कैपिटल। इसका मुकाबला उस वक्त के विशाल मुगल साम्राज्य से था, जिसके पास 40 लाख हथियारबंद सैनिक थे। एक छोटी सी स्पाइस ट्रेडिंग स्टार्टअप और एक विशाल इंपीरियल मिलिट्री। ये कॉन्ट्रास्ट सच में दिमाग घुमाने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सीकिंग अ फुटहोल्ड। यहाँ हम देखेंगे कि शुरुआत में इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में जगह बनाने के लिए कितनी डेस्परेट कोशिशें की थी। यहाँ कदम रखना बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआती डिप्लोमेटिक रुकावटें काफी ज्यादा थीं। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन लेने में पूरी तरह फेल हो गए। फिर एंट्री होती है सर टॉमस रो की, जो एक चतुर डिप्लोमेट की तरह बेहद शानदार तोहफे लेकर दरबार पहुंचे। और उन्हीं शानदार तोहफों का ही नतीजा था कि जहांगीर ने आखिरकार सूरत में पहली ईआईसी फैक्ट्री लगाने के लिए एक रॉयल एडिक्ट यानी शाही फरमान जारी कर दिया। लेकिन इस शुरुआती सक्सेस के बाद एक ऐसी भयंकर गलती हुई जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज के हिसाब से लगभग 350 मिलियन रुपीस। हुआ ये कि 1686 में अपनी नई ताकत के गुरूर में आकर ईआईसी गवर्नर जोजाया चाइल्ड ने मुगलों पर युद्ध घोषित कर दिया, जो कि उनके लिए एक टोटल डिजास्टर साबित हुआ। उन्हें एक ह्यूमिलिएटिंग हार का सामना करना पड़ा और प्रैक्टिकली औरंगजेब के सामने झुककर माफी मांगनी पड़ी। साथ ही ये भारी भरकम फाइन भी भरना पड़ा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द टर्निंग पॉइंट। ये 18th सेंचुरी का वो पिवटल दौर है जब उस कभी न हारने वाले शक्तिशाली मुगल एम्पायर में दरारें आनी शुरू हुईं, और इस चीज ने कंपनी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मौत होती है और उसके बाद सिस्टम धीरे धीरे बिखरने लगता है। इंटरनल पावर स्ट्रगल्स चल ही रहे थे कि 1739 में नादिर शाह और 1748 में अहमद शाह दुरानी के आक्रमणों ने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को डिसेंट्रलाइज कर दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो तेजी से कमजोर पड़ती चली गई। इसी माहौल में एक लिंचपिन टर्म सामने आती है, दस्तक। 1717 में जारी किया गया ये एक स्पेशल ट्रेड परमिट था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ट्रेड किए गए सामान पर सभी कस्टम और ट्रांजिट ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी। इस परमिट का असर ये हुआ कि लोकल बंगाली नवाब्स का टैक्स रेवेन्यू बुरी तरह से ड्रेन हो गया। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी और यहीं से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की चिंगारी भड़क उठी। और इसी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा धमाका हुआ 1757 की द बैटल ऑफ प्लासी में। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद कंपनी ने एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कू डिजाइन किया। उन्होंने राइवल बैंकर्स, जगत सेठ फैमिली और मिलिट्री कमांडर मीर जाफर के साथ मिलकर एक अंडर द टेबल अलायंस बनाया और नवाब सिराजुद्दौला को सत्ता से हटा दिया। ये बैटल दरअसल एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे ब्राइबरी और शिफ्टिंग अलायंसेस का इस्तेमाल करके सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए एक पपेट रूलर को गद्दी पर बिठाया गया। जिसके बाद आई एक और गेम चेंजिंग घटना, 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईआईसी को बंगाल में ऑफिशियली दीवानी राइट्स मिल गए, यानी अब पूरे बंगाल का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार सीधा इनके हाथ में था। इस एक संधि ने इस पूरे एंटरप्राइज को सिर्फ एक ट्रेडिंग बिजनेस से बदलकर एक बेहद अमीर क्षेत्र का ऑफिशियल पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रूलर बना दिया। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, दी एक्सपेंशन प्लेबुक। एक बार जब इनके हाथ में ताकत आई तो इन्होंने अगले कुछ दशकों में पूरे सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा करने के लिए एक 4 कदम की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी अपनाई। घरेलू ताकत को सिस्टमैटिकली खत्म करने की इनकी स्पेसिफिक कॉर्पोरेट टैक्टिक्स कुछ इस तरह थीं। पहला, डिप्लोमैट्स जिन्हें रेजिडेंट्स कहा जाता था, उन्हें तैनात करना ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स में दखल दें। दूसरा, सब्सिडरी अलायंसेस फोर्स करना। तीसरा, जरूरत पड़ने पर ब्रूट मिलिट्री फोर्स का नंगा नाच। और चौथा, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आइए इसमें से कुछ को डीपली समझते हैं। इसमें सबसे खतरनाक थी सब्सिडरी अलायंस की जीनियस स्ट्रैटेजी। इस सिस्टम के लागू होते ही लोकल रूलर्स को अपनी खुद की फौज रखने की मनाही हो गई। उन्हें ईआईसी से मिलिट्री प्रोटेक्शन लेने के बदले उन्हें ही भारी रकम चुकानी पड़ती थी। पैसा नहीं दे पाए तो इलाका जब्त। सोचो जरा, इसने पोटेंशियल थ्रेट्स को निशस्त्र भी कर दिया और इंडियन रूलर्स से ही इस प्राइवेट आर्मी की फंडिंग भी निकलवा ली। व्हाट अ मूव, राइट? फिर आती है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1847 में लाई गई ये पॉलिसी सीधे तौर पर कहती थी कि अगर किसी इंडियन रूलर की मौत बिना किसी सगे पुरुष उत्तराधिकारी यानी मेल एयर के होती है तो उनका किंगडम ऑटोमैटिकली ईआईसी की टेरिटरी बन जाएगा। इस अकेली लीगल लूपहोल पॉलिसी के जरिए कंपनी ने बिना एक भी गोली चलाए नागपुर, झांसी और अवध जैसे विशाल इलाकों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस एक्सपेंशन प्लेबुक का आखिरी नतीजा सच में हैरत अंगेज था। 1818 आते आते हालात ये थी कि ये अकेली कॉरपोरेशन इस सबकॉन्टिनेंट के 67% हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी और 78% आबादी पर राज कर रही थी। बचा हुआ सिर्फ 33% हिस्सा ही दूसरे लोकल रूलर्स के पास बचा था। बिल्कुल अनबिलीवेबल स्केल ऑफ एक्सपेंशन। और आखिर में हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं, द कॉर्पोरेट एम्पायर फॉल्स, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि हर एब्सोल्यूट डोमिनियन का, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। 1857 की क्रांति ने, जिसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ईआईसी को नेशनलाइज कर दिया, जिससे उनकी सारी संपत्ति, पावर और आर्मीज सीधे सरकार के पास चली गई। आखिरकार 1874 में द ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी दौरान ऑफिशियली मुगल एम्पायर का भी पूरी तरह से अंत हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। आखिर किसी समाज का क्या होता है जब मुनाफा कमाने की अंधी दौड़ एक आम कमर्शियल बिजनेस को एक बिना रोक टोक वाले आज़ाद साम्राज्य में बदल देती है? द अल्टीमेट कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेक ओवर की ये हिस्टोरिकल लेगेसी आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।